नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम हिंदी मीडियम में हिंदी विषय में कक्षा 8 आज हम हिंदी में एक पत्र के बारे में जानेंगे, जो एक कहानी है जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पारितोषिक विजेता। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। स्व अध्ययन से उन्होंने विभिन्न भाषाएं सीखी। वे भारत के महान साहित्यकारों में से एक है। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशिष्ट योगदान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयों का प्रतिवाद उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बना है। उन्होंने अपनी रचनाओं से बांग्ला साहित्य को समृद्ध किया। गीतांजलि, घरे बाहिरे, अंतजलि यात्रा, चौखेर बाली आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। तो हम उनके जीवन की उन्होंने लिखी हुई एक अच्छी सी कहानी, एक स्त्री का पत्र, वो आज देखने वाले हैं। ऐसे तो रविंद्रनाथ टैगोर का बांग्ला भाषा में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने ही भारत के लिए बहुत साल पहले नोबेल पारितोषिक प्राप्त किया था। तो आगे देखते हैं यह कहानी। यह कहानी एक पत्र के रूप में है, जहाँ पर एक परिवार में 3 बेटे 3 बहुएं रहती है। उसमें जो मझली बहू है, एक बड़ी और एक छोटी, ये दोनों के बीच की जो मझली बहू है वह पत्र लिखती है और उस पत्र में पूरी कहानी बताई गई है। तो देखते हैं यह कहानी। पूज्यवर, यह पत्र उसने अपने पति के नाम से लिखा है। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। ब्याह मतलब शादी। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। यहाँ पर मझली बहू पत्र में लिखती है कि हमारी शादी को, ब्याह को 15 साल हो गए। हम तब से ही साथ रहते हैं, लेकिन मुझे कभी चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मिल रहा है। और मैं तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी यात्रा करने, मतलब तीर्थ करने आई हूँ। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी न समझना, इसे मेरी चिट्ठी मत समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। देखने आना मतलब जब लड़के लड़की की शादी होने वाली है, मतलब वो शादी की बात चलती है, तब लड़के वाले लड़की को देखने के लिए लड़की के घर जाते हैं, तब की बात है। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग आओ भरत करते करते हैरान हो गए। मछली बहू लिखती है कि मुझे वो दिन याद आता है कि जब तुम मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था, मतलब मेरी उम्र उस वक्त 12 साल की थी। और सुदूर गाँव से, मतलब बहुत दूर से, बहुत गाँव से हमारा घर बहुत दूर था। पहुँचने में कितनी मुश्किलें हुई, दिक्कतें हुई, वो मुझे पता है। और घर के लोग आओ भरत करते, मतलब स्वागत करते करते हैरान हो गए थे। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। अब शादी तय हो गई और शादी हो भी गई। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई, मतलब तुम्हारे घर मझली बहू बनकर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहू सुंदर है। मैं सुंदर, दिखने में सुंदर थी, तो सब लोगों को जांच परख कर सब लोगों को मानना पड़ा कि मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ, यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाहकर भी न भूल सके। माँ कहती थी, औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। मतलब बहू कहती है कि मैं सुंदर हूँ, यह बात तुम बहुत जल्दी भूल गए, लेकिन मुझ में कुछ बुद्धि भी है, यह बात तुम लोग चाहकर भी नहीं भूल सके। और मेरी माँ कहती थी कि औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। तेज दिमाग भी एक बला है, मतलब तेज दिमाग होना भी एक मुसीबत है या फिर मुश्किल ही है। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज़ है,
मतलब बहुत होशियार है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहे, मैंने सब माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती रही। मछली बहू कहती है कि मैं छिप छिप कर मतलब चुपके चुपके कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। चाहे मैं जिस परिवार में मेरी शादी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे बंधन थे, सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक रिवाज, सामाजिक बंधन जो थे वो वहाँ थे, लेकिन मेरी कविता में कभी भी कोई बंधन नहीं था। मेरी कविता मेरी अपनी थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई, उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई। मछली बहू गर्भवती हुई और उसके बाद उसकी जो संतान हुई उसका देहांत हो गया। इसलिए मछली बहू कहती है कि मौत आई, मेरी बेटी को ले गई, लेकिन मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख नहीं पा सकी। मछली बहू ने अपनी बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो बेटी उसके बाद उसका देहांत हो गया। इस हादसे को भी पार किया, मतलब यह जो दुख था वो भी मैंने झेल लिया। फिर से जुट गई रोज़मर्रा के कामकाज में, मतलब रोज़मर्रा मतलब हर रोज़ का काम। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। लेखिका पत्र में लिख रही मछली बहू पत्र में लिख रही है कि तुम्हारे घर का सब कामकाज मैंने किया, गाय भैंस सानी पानी सब कुछ किया, और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का माहौल बहुत रूखा और घुटन भरा था। वहाँ पर किसी को आज़ादी नहीं थी। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। मछली बहू कहती है कि तुम्हारे घर में का माहौल बहुत घुटन भरा था, लेकिन ये गाय भैंस ही थे जो मुझे अपने लगते थे। मतलब वहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान के काफ़ी दूर था, क्योंकि किसी व्यक्ति मनुष्य को छोड़कर प्राणी के साथ लगाव रखता है तो उसका मतलब है कि घर में उसे किसी को उसकी कदर नहीं है। आगे देखते हैं। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में ज़िंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आई। मैं तो ऐसे तैसे वहाँ पर जी रही थी, मुझे यह पत्र लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया। कब? जब जेठानी जी की छोटी बहन जेठानी जी की जो छोटी बहन है वो जब हमारे बिंदु जो हमारे घर पर आई, तब मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जैसे ही मछली बहू की जेठानी की छोटी बहन बिंदु अपने घर आई, तब से मैंने देखा कि तुम सब लोग परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी ने समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। जब जेठानी जी की छोटी बहन यहाँ पर रहने आई तो आप लोग परेशान हो गए, क्योंकि ना वो रूपवती थी न धनवती। मतलब उसके पास उनके परिवार के पास ना पैसे थे और ना वो बिंदु थी जो स्वरूपवान थे, मतलब देखने में वो ठीक थी। और जेठानी जी ये समस्या को लेकर उलझ गई, मतलब बहुत दिक्कत में आ गई। एक तरफ उसके लिए बहन का प्यार था तो दूसरी ओर ससुराल की नाराज़गी भी थी। आगे देखते हैं। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। मछली बहू लिखती है कि एक अनाथ लड़की के साथ ऐसा व्यवहार देखकर मुझसे रहा न गया और बिंदु को मैंने अपने पास जगह दे दी, और इस बात से जेठानी जी की भी थोड़ी राहत हुई। और इस बात की जो यह गलती की बोझ पूरा मुझ पर ही डाला गया। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी। जब मछली बहू बिंदु से स्नेह करती थी तो वो थोड़ी सिकुड़ जैसी जाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था। मछली बहू कहती है कि मैंने बिंदु के साथ बैठती थी, उसके साथ बात करती थी, तो धीरे धीरे वो मुझे भी मेरे साथ भी स्नेह करने लगी और उसने मेरे ऊपर पूरा स्नेह का सागर, जैसे कि स्नेह का सागर मुझ पर उड़ेल दिया हो ऐसा लगा। और मुझे पहली बार आपके घर में ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पर कोई है जो मुझे प्यार और सम्मान दे सकता है। आगे देखते हैं कि बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला
और तुम लोगों को फूटी आंखों न समाया सुहाया। बिंदु मछली बहू से बहुत स्नेह रखती थी। इस बात को लेकर घर में सब लोगों को बुरा लगा था। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक न हुई। घर में सोने की एक चीज़ जो बाजूबंद था वो गायब हो गया तो सब लोगों ने बिंदु पर उसका चोरी का इल्ज़ाम लगाया और किसी ने ये नहीं सोचा कि ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल गमोरी क्या निकली। तुम लोग झट बोले चेचक। किसी इलाज का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। यह वाक्य बहुत मायने रखता है। लेखिका यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मछली बहू के माध्यम से जो बात कही है उसमें यह एक सेंटेंस है कि बिंदु के बदन पर जरा सी लाल गमोरी क्या निकली। तुम लोग झट बोले चेचक। चेचक मतलब ये बहुत जल्दी से फैलने वाला रोग है। किसी इलाज का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। मतलब जैसे ही बिंदु को गमोरी निकली सब लोग ने उसको चेचक चेचक होगा ऐसा कह के उसको परेशान कर दिया और वह लड़की उसको ये चेचक हुआ है ये इसका कोई सबूत नहीं था। ना तो उसकी सबूत की ज़रूरत थी क्योंकि इसके लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। मतलब ये एक ऐसी लड़की थी जिसका कोई सहारा नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था। इसलिए वो अपनी बहन के घर आई थी और यहाँ पर सब लोगों पर भारी पड़ रही थी। सब लोगों पर वो बोझ बनी हुई थी। इसलिए सब लोग उसे किसी न किसी तरीके से घर से निकाल देने के बारे में ही सोच रहे थे। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक लड़की अपनी माँ के गुजर जाने के बाद परिवार में अकेली रह जाती है और कोई नहीं रहता उसके परिवार में, तब वो दुखी होकर अपनी बहन के घर आती है और बहन के ससुराल वाले उसके साथ जो व्यवहार करते हैं वो किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करते थे। बिंदु बड़ी होने लगी। साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। अब मछली बहू के ससुराल वाले ये सोचते थे कि किसी न किसी प्रकार यहाँ पर बिंदु को घर से निकाल दिया जाए। यहाँ तक कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया और उसको चेचक हुआ है, उसकी गंभीर बीमारी के बारे में भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन जब वो लड़की अपने इस घर से नहीं गई तो आपने उसके शादी करने का तय कर लिया। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। और एक दिन बिंदु की शादी तय हो गई। यहाँ तक कि लड़का भी नहीं देखने आया और हमारे देश में तो रिवाज ऐसे है कि लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बताया गया कि हमें खुद बारात लेकर लड़के वाले के घर जाना है क्योंकि वह उनके घर का रिवाज है। आगे देखते हैं। सुनकर मेरा दिल काँप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी से पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगी सो करूँगी। बिंदु कहती है कि उसकी बहन ज्योति को कहती है कि बहन मुझे इस घर से मत निकालो, अब जो कुछ भी कहोगी वो कार्य में करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर मुझे रूखा सूखा जो कुछ भी मिलेगा वो मैं खा लूँगी, तुम लोग जो काम दोगे वो कर लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालो। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदु ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी को आंखों में आंसू आ गए। उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। यहाँ पर यह सेंटेंस जो है वो गौर करने लायक है, बहुत मायने रखता है यह सेंटेंस कि याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। ऐसे तो भारतीय संस्कृति में और भारतीय समाज में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। हर एक समाज में, हर एक परिवार में पति को परमेश्वर के समान माना गया है। पति को परमेश्वर से उसकी दोनों की तुलना की गई है। इसलिए उसकी बिंदु की बहन है, बड़ी बहन, वो कहती है कि बिंदिया याद रखना, पति ही पत्नी का परमेश्वर होता है। मतलब कि उसकी सेवा करना, उसकी देखभाल करना, ये सब उसकी जिम्मेदारी में आता है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यहाँ पर ही रुक रहे हैं। आगे की वीडियो में हम आगे की बात लेकर मिलेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है और जहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत है आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर पर्सनली भी मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।